अब मेरा हाथ यूरोपीय संघ में है, यूरोप में। Midnight in Nicosia. मैं राजधानी निकोसिया में हूँ, दुनिया की एकमात्र राजधानी जो दो देशों के बीच विभाजित है। बस इस लाइन को पार करके जॉर्डन पासपोर्ट भी मैं यूरोप और यूरोपीय संघ में आ जाऊंगा, और इसे साइप्रस गणराज्य कहा जाता है। दूसरी तरफ उत्तरी साइप्रस का तुर्की गणराज्य है, जिसे किसी देश की मान्यता नहीं मिली है। ये ग्रीन लाइन इस पूरे द्वीप को अलग करती है। इस लाइन पर संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं तैनात हैं, जिसे वो बफर जोन कहते हैं। निकोसिया एक विभाजित राजधानी है। अब जहाँ भी जाएंगे आपको एक सीमा दिखाई देगी। हमारा द्वीप दो भागों में विभाजित होने के लिए बहुत छोटा है। पहले हम साथ रहते थे। ये यहाँ साइप्रस है, यूरोप यहाँ है। ये एकमात्र क्षेत्र है जहाँ से आप यूरोप में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार वो अलग क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है और यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? Cyprus is Britain's base in the Middle East, and the Middle East is under constant pressure. उनके लिए हमारे देश का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम उत्तरी साइप्रस जा रहे हैं। ये तुर्की का हिस्सा है, इसे वीजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। हम उत्तरी साइप्रस जा रहे हैं। यहाँ उत्तरी साइप्रस है और दक्षिणी साइप्रस है। यहाँ ब्रिटेन और यूरोप भी है। इस द्वीप की एक कहानी है। Cyprus, whose problem has threatened to split NATO, is in fact vital to NATO. अब हम उत्तरी साइप्रस निकोसिया में हैं। एयरकन एयरपोर्ट। हाँ, उत्तरी साइप्रस। उत्तरी साइप्रस वीजा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ चलिए चले। वैसे निकोसिया दुनिया की आखिरी विभाजित राजधानी है। दुनिया की इकलौती विभाजित राजधानी। ग्रीक और तुर्की। Throughout modern history, Cyprus has never been Greek. इसकी कहानी तब शुरू हुई जब 1571 में तुर्कों ने साइप्रस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। वो 1878 तक 3 शताब्दियों तक यहाँ थे। उसके बाद तुर्कों ने द्वीप का शासन ब्रिटेन को सौंप दिया। तुर्क साम्राज्य ने हमारे द्वीप को अंग्रेजों को किराए पर दे दिया था। ब्रिटेन को रूस के विरुद्ध युद्ध में अपने साथ खड़े होने के लिए प्रेरित करने के लिए 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ तुर्क ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जर्मनी के साथ खड़ा था। इसलिए ब्रिटेन ने द्वीप का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया और इस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इनके लिए नियम बनाए, उन्होंने संविधान बदल दिया। 1960 में आजादी मिलने तक, By which, after 82 years of British administration, Cyprus formally became a republic. देश के 3 गारंटर थे, तुर्की, ग्रीस और इंग्लैंड, और हमने एक साथ रहना शुरू कर दिया। Midnight in Nicosia, and Sir Hugh Foot entering Parliament is followed by Archbishop Makarios, who is to take over as first President of Cyprus. ग्रीक साइप्रस वासियों को संविधान के प्रावधान पसंद नहीं आए और उन्होंने इसे बदलने पर काम किया, जिसके कारण तुर्की साइप्रस वासियों के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया, जिनमें से सबसे क्रूर नरसंहार दिसंबर 1963 में इयोका के चरमपंथी संगठन द्वारा किया गया। The number of murders committed by IOKA, the underground terrorist organization, steadily mounted. तो आपको ये घर दिख रहा है? ये सीमाओं पर है। 1974 में ग्रीक साइप्रस वासियों ने यहाँ गोलीबारी की थी। घर को देखिए। As the demand for partition became insistent. 1974 में तुर्की सेना उतरी और 2 भागों में शांति अभियान पूरा किया गया। इस समुद्र तट पर ठीक 40 साल पहले तुर्की की सेनाएं तुर्की साइप्रस वासियों को बचाने के लिए यहाँ उतरी थी। 1974 में यही वो लैंडिंग शिप है जो तुर्की सेनाओं को इस द्वीप पर लाई थी। The Turkish airborne invasion had begun. तुर्की सेना ने द्वीप के 37% हिस्से पर कब्जा कर लिया। Over 1,000 Turkish troops land on the plains around Gonyeli, less than 2 miles from Nicosia. तुर्की सेना के हमले के पीछे क्या कारण है? 1974 में आतंकवादी संगठन इयोका ने साइप्रस के राष्ट्रपति आर्कबिशप मकारियोस के खिलाफ तख्ता पलट करने के लिए ग्रीक सैन्य सरकार के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर काम किया। ये द्वीप को ग्रीस में मिलाने की साजिश थी। It was an attempted coup against Makarios in July.
इसकी शुरुआत तुर्की साइप्रस वासियों के खिलाफ जताए सफाई अभियानों से हुई। targeting Turkish Cypriots. इससे तुर्की को तुर्की साइप्रस वासियों की रक्षा के लिए एक सशस्त्र हस्तक्षेप शुरू करना पड़ा, जो द्वीप में अल्पसंख्यक थे और सभी साइप्रस वासियों के 18% का प्रतिनिधित्व करते थे। 1983 में उत्तरी साइप्रस के तुर्की गणराज्य की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र ने इस देश को मान्यता नहीं दी और इसे खाली कराने के लिए तुर्की सेना को बुलाया और इसे एक कब्जा समझा गया। ग्रीन लाइन 2 देशों को अलग करने के लिए निर्धारित की गई थी, जो द्वीप के पूर्व से पश्चिम तक 180 किलोमीटर में फैली हुई है। In a way, it's good to be removed because, well, it's a good step forward towards a peace movement, a solution movement. द्वीप को एकजुट करने के प्रयास जारी हैं। Greek Cypriots and Turkish Cypriots alike who want to end the division of their country. Greek Cypriots have voted 76% no for this solution. लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। तो हम उत्तर में हैं और ये दक्षिण है। बफर जोन और दक्षिण साइप्रस गणराज्य, हम जहाँ हैं वो उत्तरी साइप्रस है। ये उत्तरी साइप्रस है, ये तुर्की का हिस्सा है और इसे ही लोग ग्रीन लाइन कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में है। उन्होंने ही बफर जोन नाम के क्षेत्र को निर्धारित किया है, जहां कोई सेना नहीं है, ताकि उनके बीच की समस्याओं से बचा जा सके। ये एक पूरी लाइन है जिसे आप देख रहे हैं और वो लोग अब सीमाएं पार कर रहे हैं। जी हाँ, वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो क्या अब मैं पार कर सकता हूँ? हाँ, पार कर सकते हैं, बिल्कुल। ये पार कर सकती है? नहीं, ये नहीं कर सकती। इन्हें वीजा की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास नया पासपोर्ट है, इसलिए मैं पार कर सकता हूँ। ये ग्रीन लाइन जिस पर चलना मना है, संयुक्त राष्ट्र ने इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, लेकिन तुर्कों ने आकर इस पर नियंत्रण कर लिया और इस पर एक फुटबॉल का मैदान बना दिया। गेंद बाहर चली गई और वो उसे वापस लाने के लिए तेजी से दौड़ पड़ा, क्योंकि वो उस लाइन में नहीं चल सकते, क्योंकि ये एक विसैन्यीकृत क्षेत्र है। ये वो दरवाजा है जो आपको बफर जोन में ले जाता है। तुर्की लोग ही वो हैं जिन्होंने वो मैदान बनाया था। केवल उन्हें ही वहाँ प्रवेश की अनुमति है। अगर मैं अंदर गया तो जेल जाऊंगा, मुझे तुरंत देश से निकाल दिया जाएगा। तो आप नहीं जाना चाहती? नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मेरे पास वीजा नहीं है। नहीं, मैं नहीं जा सकती। आइए तुर्की कॉफी पीते हैं। आपको यहाँ तुर्की कॉफी या चाय मिलती है। UN यहाँ है। वैसे ये सीमाएं बहुत जटिल है। यूरोपीय लोगों के लिए यहाँ से गुजरना आसान हो सकता है, लेकिन ये तुर्की लोगों के लिए कठिन है। विभाजित होना बहुत अजीब है, दूसरी तरफ को देखना लेकिन वहाँ जा ना पाना। आपको पार करने के लिए वीजा की जरूरत है। शेंगन वीजा चाहिए। हाँ, तो आप केवल उत्तरी हिस्से में हैं। हाँ, आप इसमें 7 साल से हैं। हाँ, आप पार करके दक्षिण में नहीं जा पाए। मैं इसे दूर से देखता हूँ। वहाँ इस पार्क में एक छोटा कैफे है, आप लोगों को हेलो कर सकते हैं। कभी कभी वहाँ संगीत कार्यक्रम और समारोह होते हैं, लेकिन वो दूर से ही हेलो कहते हैं। लेकिन वहाँ संयुक्त राष्ट्र और सेना भी है। उनमें से बहुत से लोग ईंधन लेने आते हैं या बाजार आते हैं। वो अपना सामान लेते हैं और वापस ले आते हैं। वो यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि ये सस्ता है। बिल्कुल, वहाँ उनके पास यूरो है, यहाँ लीरा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? वालिद भाई। वालिद 7 साल से उत्तरी साइप्रस में बंद है। साइप्रस में आपका स्वागत है। ये दक्षिणी साइप्रस नहीं जा पाया। अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्दी अल्लाह आपका भला करे। अब हम उत्तरी साइप्रस में हैं। मेरा पूरा शरीर, लेकिन अब मेरा हाथ यूरोपीय संघ में है। यूरोप में। मैं अब यूरोप जा रहा हूँ। और अब हम वापस आ गए हैं। आप वापस आ जाएंगे? क्यों? क्योंकि मैं तुर्की मुद्रा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये ज्यादा सस्ती है। ये दक्षिणी साइप्रस है, साइप्रस गणराज्य, और ये वो मेड़ है जिसने हमें विभाजित किया है। इनका कहना है कि ये हमें विभाजित करता है, उन्होंने इसे बांट दिया। जी हाँ, ये चीज हमें आसानी से अलग करती है। वो साइप्रस है, वो साइप्रस की एक सड़क है। वहाँ यूरोप है। यदि आप इसे पार करते हैं तो आप यूरोप में होंगे। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी यहाँ नहीं है, ये वहाँ है। वहाँ ग्रीक सोवलाकी खाना है, यहाँ तुर्की कबाब है। इस द्वीप में केवल कुछ ही कदम की दूरी पर यह अद्भुत देश है। दूसरी तरफ जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, बस यहाँ जाने के लिए। जी हाँ, सीमाओं से। लेकिन वो देख रहे हैं, अगर कोई यहाँ से कूदकर इसे पार करने की कोशिश करता है। लेकिन ये आसान लगता है। ये आसान लगता है, लेकिन वहाँ सेना का बेस है। हाँ, पुलिस हर जगह मौजूद है। हेलो, वहाँ का मौसम कैसा है? अच्छा, यूरोप कैसा है? यूरोप, अलविदा। कुछ लोग यूरोप जाने का सपना देखते हैं, लेकिन यूरोप क्यों जाते हैं? मोरक्को, ट्यूनीशिया और लीबिया से।
ग्रीक साइप्रस को पार करने से पहले हमें इस जगह पर और गहराई तक जाना था। यदि तुर्की उत्तरी साइप्रस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो ज्यादातर वैश्विक ब्रांडों के स्टोर यहाँ कैसे हैं? अब हम निकोसिया के मध्य में जा रहे हैं। निकोसिया उत्तरी साइप्रस की राजधानी है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ब्रांड हैं अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, हम ब्रांड्स देखने जा रहे हैं। हम अरमानी एक्सचेंज देखने जा रहे हैं, हम गेस देखने जा रहे हैं। ये असली ब्रांड्स हैं। ये यहाँ अपनी शाखा खोलते हैं, लेकिन ये हमें मान्यता नहीं देते। मुझे नहीं पता कैसे। उनके लिए हमारे देश का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ ज्यादा पर्यटक क्यों नहीं आते हैं? यहाँ समुद्र है, प्रकृति है और बाजार है। क्या आप सोच सकते हैं कि केवल कुछ लोगों को इसके बारे में पता है? और जो यहाँ आते हैं, इसके लिए वीजा की जरूरत नहीं है। अगर आप तुर्की से आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम राजधानी में हैं। ये दुनिया की इकलौती विभाजित राजधानी है। मैं आपको और बताता हूँ। निकोसिया दीवारों से घिरा हुआ है। हम बीच में हैं और ये दीवारें और निकोसिया दो भागों में विभाजित है। अभी हम उत्तरी भाग में हैं। इनका कहना है कि ये उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में विभाजित है। उत्तर तुर्की है और दक्षिण ग्रीक है। The announcer warned the Turkish community in Cyprus to evacuate their homes and find shelter underground. 1974 के बाद 60,000 तुर्की लोग उत्तरी हिस्से में आ गए थे। लगभग 2 लाख ग्रीक साइप्रस वासी दक्षिण चले गए थे और फिर हमारे द्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। हम बुयू खान जा रहे हैं, जिसे तुर्क सल्तनत ने बनवाया था। इनका कहना है कि तुर्कों ने 3 सदियों तक इस द्वीप पर कब्जा किया था, इसलिए आपको इसमें तुर्की साइप्रस वासी मिलेंगे और ग्रीक साइप्रस वासी भी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप तुर्की में हैं। यहाँ सब तुर्की कबाब फूड है। अभी हम यहाँ हैं, आप देख रहे हैं, ये राजधानी है। ये तुर्की का हिस्सा है और ये ग्रीक वाला हिस्सा है। तुर्की साइप्रस वासी से और द्वीप के समुद्र तट पर इसके और ग्रीक साइप्रस के बीच एक सुनसान शहर है, वरोशा। दोस्तों, हम मियामी जैसे समुद्र तट पर हैं, लेकिन ये उत्तरी साइप्रस में है। यहाँ कोई नहीं रहता। This is Varosha, Marash in Turkish. It's been a ghost town since 1974. ये एक विसैनीकृत क्षेत्र है। वरोशा यहीं से शुरू होता है। ये बिना किसी निवासी वाला शहर है। देखिए कैसे बंद है। कारों को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं है। अंदर केवल छोटी इलेक्ट्रिक कारें या साइकिलें जाती हैं। ये वरोशा है। यहाँ कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं। हाँ, ये एक परित्यक्त सुनसान शहर है। इस शहर को 1974 में छोड़ दिया गया था। ये ग्रीक साइप्रस वासियों और तुर्की साइप्रस वासियों के बीच एक राजनीतिक मुद्दा है। तुर्की साइप्रस पुलिस इसे नियंत्रित करती है। ये हमारी बैग की जांच करना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, हमने वरोशा में प्रवेश कर लिया है। ये क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में है। पूरा शहर, घर, होटल, रेस्टोरेंट्स, जिन्हें आप समुद्र के किनारे देखेंगे, वहां कोई नहीं रहता। एक खाली शहर, लावारिस जमीन। यहाँ कोई नहीं रह सकता। जापान के शहर की तरह, वहां विकिरण की वजह से, यहाँ विवाद की वजह से। हम इसे ले सकते हैं, केवल इसी की अनुमति है। यह पर्यटन स्थल बन गया है। यह एक सुनसान शहर बन गया 1974 में तुर्की के आने के बाद, और तब से यह बंद है सबके लिए 2020 तक। 2020 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया, लेकिन कारों की अनुमति नहीं है। देखिए, बंद है। आप यहां से पैदल भी नहीं गुजर सकते।
वरोशा समुद्र तट लगभग 6 किलोमीटर में है और पार करने के लिए ये सीमा है, क्योंकि केवल 5 या 4 किलोमीटर चलने के लिए खुला है। हर जगह आपको कैफे, होटल और रिजॉर्ट्स मिलेंगे। बहुत से ग्रीक साइप्रस वासी अब अपने रिजॉर्ट्स और घरों में जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र और तुर्की साइप्रस पुलिस दोनों के नियंत्रण में है। उनका कहना है कि जो भी लोग इस शहर को छोड़कर गए थे, उन सबके पास अपने घरों की चाबियां हैं। ग्रीक साइप्रस में 1948 में बिल्कुल फिलिस्तीन की तरह जब हमें अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया था, और हमारे दादाजी की चाबियां अभी भी हमारे पास हैं। ये एक चालू मामला है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसकी तुलना दुनिया के सबसे बड़े मामले फिलिस्तीन के विवादित मामले से नहीं की जा सकती, और उस जातीय सफाई से भी नहीं की जा सकती जो फिलिस्तीन में हो रही है। ये मेरे पीछे एक होटल है, देखिए इस पर कैसे पेड़ उगाए हैं 40 सालों से। देखिए इस होटल को कैसे छोड़ दिया गया है और इस पर अपने से पेड़ उग गए हैं। ये खाली शहर है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मैं कामना करता हूँ कि एक दिन इसका हल निकल आएगा। और क्या यहाँ रात में डर लगता है? हाँ, लगता होगा। अलविदा, अब मैं सीमा पार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 3 घंटे में वापस आऊंगा। मैं यूरोप जा रहा हूँ। मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, हर कोई इसे पार नहीं कर सकता। अलविदा, अपना ख्याल रखना दोस्तों। हमें दूसरी ओर यूरोप जाना था। मैं आसानी से बिना किसी टिकट के अंदर आ गया। अब मैं यूरोप में हूं। इसमें मुझे केवल 3 सेकंड लगे। उसने केवल मेरा पासपोर्ट चेक किया, उसे देखा और कहा आप जा सकते हैं। अब मैं साइप्रस गणराज्य में हूँ, दक्षिणी साइप्रस, ग्रीक साइप्रस। मैं देखना चाहता हूँ कि ये तुर्की उत्तरी साइप्रस से कैसे अलग है। यहाँ की मुद्रा, अगर मैं पैसे निकालूं तो ये यूरो होगी। ये यूरोपीय हिस्सा है, ग्रीक हिस्सा। हम सीमाएं पार करके अनीस से मिले, जो दक्षिणी साइप्रस से है। हेलो, आपके पास साइप्रस की नागरिकता है? हाँ, क्योंकि मेरी दादी साइप्रस से है, यही से है। क्या आप ग्रीक बोल सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से। मेरी दादी साइप्रस से है, मेरा मतलब ग्रीक और तुर्की साइप्रस से है, लेकिन मेरी दादी ने मेरी फिलिस्तीनी दादा से शादी की थी। चारों ओर घूमते हुए आपको तस्वीरें और झंडे दिखाई देते हैं। ये फिर से एकजुट होना चाहते हैं। ये इससे दुखी हैं। क्या ये घर छोड़े हुए हैं? ये एक दुकान है। हाँ, ये छोड़ा हुआ है। ये सभी युद्ध के दौरान बंद हो गए थे। 40 साल पहले ये सभी बंद हो गए थे, इस तरफ और तुर्की की तरफ। क्या मैंने गलती से पुलिस कर्मियों को रिकॉर्ड कर लिया? कोई फोटो नहीं, कोई फोटो नहीं। माफ करना। वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? वो सैन्य क्षेत्र पर नजर रख रहे हैं। यूरोप की तरफ से तुर्की हिस्से पर नजर रख रहा है। ये वो लाइन है जो नक्शे को विभाजित करती है? हाँ, ये वो लाइन है जो नक्शे को विभाजित करती है। ये दोनों देशों को अलग करती है। यहाँ के लोग आसानी से दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सामान्य है, ग्रीक हिस्से से कई लोग तुर्की वाले हिस्से में जाते, वो खरीदारी के लिए जाते, ईंधन लेने जाते, क्योंकि वो ज्यादा सस्ता है। वहाँ हलाल खाना भी है, और दूसरे यहाँ नहीं आ सकते। तुर्की साइप्रस वासी और तुर्की व्यक्ति के बीच अंतर है। तुर्की साइप्रस वासी द्वीप से आए, तुर्की और ग्रीक साइप्रस वासी द्वीप से आए। सामान्य रूप से वो एक दूसरे के पास जा सकते हैं। अब हम ग्रीक निकोसिया में हैं, यूरोप के हिस्से में। यहाँ मुसलमान हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, जिनमें से अधिकांश अप्रवासी हैं। ज्यादातर लोग ईसाई हैं, लेकिन ग्रीक हिस्से में एक मस्जिद है और दूसरा समुद्र के पास है। हम एक छोटी पहाड़ी पर गए, जहाँ आप दोनों तरफ को साफ साफ देख सकते हैं। आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं, है ना? हाँ, सब कुछ। यहाँ नजरों के सामने सब कुछ साफ है। वहाँ पर वो उत्तरी साइप्रस का झंडा है, रात में ये चमकता है। हाँ, क्या आपने उत्तरी साइप्रस का झंडा देखा? ये पहाड़ पर बनाया गया है।
ग्रीक वाले हिस्से में होने पर आप यहाँ से पहाड़ पर इतना बड़ा और साफ झंडा देख सकते हैं। ये थोड़ा उकसाने वाला हो सकता है। इन्होंने भी यही चीज करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ ऐसा कोई पहाड़ नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि आप ये सारी बड़ी भूमि देखेंगे, आप तुर्की वाला हिस्सा देख सकते हैं और यहाँ आप ग्रीक हिस्से में हैं। यहाँ यूरोप है और वहां पर तुर्की है। यहाँ तक कि द्वीप की स्थिति भी अद्भुत है। इसके बगल में 3 महाद्वीप हैं, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। इसलिए ये एक रणनीतिक स्थान पर है। लेकिन ब्रिटेन यहाँ क्या कर रहा है? ब्रिटेन ने उस समय इस जगह पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने बेस बना दिया। उन्होंने बेस बना दिया। हाँ। वो यहाँ रुक गए। हाँ, ब्रिटिश हमेशा से विवाद का कारण रहे हैं उन सभी देशों में जिसे उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें उस द्वीप पर अपने कदमों के निशान छोड़ने थे, उन्हें ऐसा करना ही था। हाँ। और उन्होंने किया। लेकिन ये एक अजीब एहसास है इस पहाड़ को देखना, और शायद उस तरफ भी वहाँ लोग होंगे जो तुर्की की तरफ से यहाँ देख रहे होंगे और यही सोच रहे होंगे और कहते होंगे कि हम फिर से एक क्यों नहीं हो जाते। लेकिन ये खूबसूरत द्वीप है ना? हाँ ये है। इसे कौन छोड़ता है? कोई नहीं, कोई अपनी जमीन नहीं छोड़ता। इसके विपरीत उसे ऐसा करने के लिए बस मजबूर किया जाता है। हम ग्रीक हिस्से में एक तुर्की साइप्रसवासी परिवार से मिले। साइप्रसवासी के रूप में आप 1974 से पहले कैसे रहती थी? बहुत अच्छे से। ग्रीक और तुर्की साइप्रसवासी एक साथ रहते थे? वो एक साथ रहते थे, हम एक साथ रहते थे, कोई समस्या नहीं थी। देखा आपने? उसके बाद ब्रिटेन इन सब का कारण था। बेशक, ब्रिटेन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ब्रिटेन, क्योंकि उस समय वो यहाँ शासन कर रहा था। साइप्रस वासियों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे? हाँ, उनके पास थे। उन्होंने पूरे देश को नियंत्रित किया। आपने देखा? तो आप मूल रूप से साइप्रस से हैं? जी हाँ, मैं हूँ। मेरा जन्म 1948 में हुआ। फिलिस्तीनी नकबा का साल? हाँ, नकबा का साल। ब्रिटिश फिलिस्तीन में थे और जॉर्डन में भी, साइप्रस में भी, हर जगह अंग्रेज थे। लेकिन यहाँ तो उनका राज था। राष्ट्रपति ग्रीक होता था और प्रधानमंत्री एक तुर्की मुस्लिम होता था। ऐसा ही हुआ करता था। फिर समस्या का कारण कौन है? उन्होंने तुर्कों को उनके पदों से हटाना शुरू कर दिया। तो साइप्रस के शासक ग्रीक और तुर्की हुआ करते थे? ग्रीक और तुर्की, ग्रीक राष्ट्रपति और तुर्की प्रधानमंत्री। हमारे पासपोर्ट अंग्रेजी, तुर्की और ग्रीक में लिखे जाते थे। इसमें 3 भाषाएं थी। ये मेरी दादी का पासपोर्ट है 1974 से पहले का, जब ये ब्रिटिश राज में थे। 1974 और अलगाव के बाद ये तुर्की, ग्रीक और अंग्रेजी में बन गया। हाँ, जॉर्डन 1954, वो लेबनान भी गई थी ब्रिटिश पासपोर्ट से। सीरिया, यादें। ये दक्षिणी है और ये उत्तरी है। ये आपको पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में आसानी से ले जाता है। लेकिन तुर्की साइप्रसवासी वाला आपको केवल तुर्की तक ही ले जा सकता है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि सीमाएं खुल जाए। तो आपकी राय में समाधान क्या है? अभी हम जी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल अस्थायी है। क्या ये संभव है कि इसका समाधान हो जाए और आप सभी एक एकीकृत द्वीप में रहें? हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा पक्ष साथ रहना स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? उन्हें डर है कि जो पहले हुआ वो दोबारा होगा। गारंटी होनी चाहिए? हाँ, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जमीनें तुर्की के लिए हैं, ग्रीक के लिए नहीं। मैं सचमुच चाहती हूँ कि हम सब एक साथ रहें, यहाँ जैसे हम रहा करते थे। भूमध्य सागर के पूर्व में द्वीप के पास एक विशाल गैस भंडार की खोज की गई, जिसकी वजह से ग्रीस और तुर्की के बीच सैन्य टकराव जैसी एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई, जिसके अनुसार उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर इस भंडार को दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है। Turkish Republic of Cyprus has equal rights to gas fields. उत्तरी साइप्रस के तुर्की गणराज्य में 2022 के नए चुनावों के परिणाम स्वरूप उस पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई जो समाधान के लिए तुर्की सरकार के दृष्टिकोण को अपनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्र देशों को मान्यता मिले और द्वीप एकीकरण के लिए कोई समाधान नहीं है। समाधान के असफल प्रयासों के बाद, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था 2004 में द्वीप को एकजुट करने का यूएन का अनुरोध, जिसे ग्रीक साइप्रसवासियों ने अस्वीकार कर दिया था। तो आपकी राय में इस द्वीप का भविष्य क्या होगा?